अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिकरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 4 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद हैं, जहां वो सियासी रहनुमाओं और मुख्तलिफ कंपनीज के CEO से मुलाकातें, मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत और चाइना अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंसेस का दौरा करेंगे। जबकि दूसरी जानिब खारजा उमूर हो, सियासी सूरत हाल हो या इंतजामी मामलात, ईरान के कामयाब दौरे, एहतजाज के खात्मे के लिए फ़ोन कॉल्स या अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात से लेकर हसास रियासती मामलात तक, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हर जगह एक ट्रबल शूटर के तौर पर सामने आते हैं। ईरान में कामयाब सिफारतकारी के बाद आजकल मोहसिन नकवी साहब की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर खान साहब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकात ज़ेर बहस है। ये मुलाकात 10 रोज़ कबल हुई। मुलाकात के हवाले से जब सहाफ़ियों की जानिब से रिपोर्ट हो रहा तो अलीमा खान साहिबा ने बज़रिया ट्वीट अपनी इस मुलाकात में शिरकत के हवाले से तरदीद की और साथ ही इस मुलाकात पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि बैरिस्टर गौर और सुहेल आफरीदी ने मोहसिन नकवी से मुलाकात की। हमारे ख़ानदान को इस मुलाकात का कोई इल्म नहीं था और ना ही ख़ानदान का कोई फ़र्द वहां मौजूद था। सवालात तो जन्म ले रहे हैं कि आखिर क्यों PTI ने 10 रोज तक इस मुलाकात को पोशीदा रखा। बहरहाल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब फिर सामने आए। बज़रिया एक्स उन्होंने भी लिखा कि मेरी मोहसिन नकवी से मुलाकात बन्नू में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात और सूबे के अमन व अमान के हवाले से थी और इसमें कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। इसी सियासी मंजरनामे में 28वीं आईनी तरमीम की भी बाज़गश्त है। सीनियर सियासतदान और मुल्क में तज्ज़ियाकार समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों की खबरें दरअसल हुक्मरान इत्तेहाद पर दबाव डालने का हरबा है। मेंबर कौमी असेंबली एजाजुल हक साहब का कहना है कि पीपल्स पार्टी की सारी रेड लाइंस क्रॉस होने वाली हैं। या तो वो खामोशी से बैठेंगे या रेड लाइन पर खड़े होकर देखेंगे कि कौन कौन उसे क्रॉस कर रहा है। उनकी तो बहुत सी रेड लाइंस हैं और वो सारी के सारी क्रॉस होने वाली हैं। अच्छे बच्चों की तरह काम मैं आपको बता दी, सारी रेड लाइन उनकी क्रॉस होंगी और वो उसी तरह खामोशी से बैठे रहेंगे या फिर जो रेड लाइन है उसके ऊपर खड़े होकर देखेंगे कौन कौन क्रॉस कर रहे हैं उसको। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नईम हैदर पंजोता साहब। पंजोता साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। और अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करिए सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, मेंबर कौमी असम्बली शुमाइला राना साहिबा। पंजोता साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। लाइक आई मैंशनड, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहरहाल एक कन्फर्मेशन आ गई है कि 14 मई को बैरिस्टर गौर खान साहब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की। मुलाकात अलीमा खान साहिबा की जो ट्वीट थी उसके बाद ही कन्फर्मेशन आई और मुलाकात बैरिस्टर गौर खान साहब के घर पर हुई थी। 10 रोज तक खामोशी क्यों थी पंजोता साहब? उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कन्फर्म किया और उसमें मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने बात की है ना, फॉर एग्जांपल खान साहब को शिफ्ट करने के हवाले से या बुशरा बीबी से मुलाकात करने के हवाले से या जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसके ऊपर, तो मैं समझता हूँ वो भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। अगर उस मुलाकात के बाद कोई खान साहब को शिफ्ट करते हैं या कोई इस तरह की चीज़ करते हैं तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। हमें तो देखें खान साहब को शिफ्ट कराना है और ज़ाहिर बात है जब आप प्रेशर बनाते हैं, मुज़ामत करते हैं, तभी कोई टेबल पे आता है आपके साथ बातचीत करता है। तो बात अगर उस हद तक भी हुई है तो तब भी ठीक है। तो अभी तक आपकी बात से अंदाजा हो रहा है कि अभी तक काफी लीडरशिप के ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल लाइल्म है कि इस मुलाकात में गुफ्तगू क्या ज़ेरे बहस आई है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने भी जो ट्वीट किया उन्होंने ये बात जरूर इसमें मेंशन की है कि आवर फैमिली हैड नो नॉलेज ऑफ दिस मीटिंग। क्या ये रिफ्लेक्ट करता है? क्योंकि लास्ट टाइम जब एहतजाज या आपके जो जलसे की कॉल थी उसको कॉल ऑफ करने का मामला आया था तो अलीमा खान साहिबा ने एक चार्जशीट और जिसका सामना सलमान अकरम राजा साहब ने किया था कि आपने हुकूमत के आगे एक कॉम्प्रोमाइजिंग एक पोजीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर आती है। नहीं, देखिए कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है बिल्कुल। अगर देखा जाए ओवरऑल हाल को तो हम 2-2.5 साल से जिस जबर का सामना कर रहे हैं, फस्तायद का, केसेस मामलात का, तो उसमें कोई किसी जगह पर ऐसा नहीं है कि कोई खला है। दूसरी ये चीज़ है, देखें यहाँ इंसाफ नहीं है, कानून होता तो आज ये सूरत हाल ना होती। आप देखें कि मोहसिन नकवी साहब के आपने जिक्र किया, मोहसिन नकवी साहब दुनिया के दौरे कर रहे हैं, क्या वो वजीर खारजा हैं? मोहसिन नकवी साहब जो है वो फलां जगह पर पहुंच गए, ये पेशरफ्त हो गई। ये नहीं, एक शख्स जिसको आपने पहले वजीर आला बनाया, फिर आपने उसको चेयरमैन बनाया पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड का, फिर आपने जो है उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया, अब वो फॉरेन मिनिस्टर का काम भी कर रहे हैं। फिर वो सियासी उमूर भी आपके साथ एंगेज भी कर रहे हैं। क्या वजह है? क्या ये मौजूदा सेटअप सारा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर हो या बाकी मिनिस्टर्स हो, इनकी कोई रख रखाव नहीं है। राइट। मैं आमिर ज़िया साहब, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मेक ऑफ दिस? जिस तरह हम बात करें मोहसिन नकवी साहब खारजा उमूर हो, मोहसिन नकवी साहब दाखिला उमूर हो, उस पर मोहसिन नकवी साहब सियासी उमूर हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंगेज करना, दो राब्ते हो, ईरान अमेरिका के माबैन जो मामला चल रहे हो उसमें मोहसिन नकवी साहब हमें मुतहरिक नजर आते हैं। सो
he perhaps has become the common denominator in every aspect. आमिर साहब, आपको लग रहा है कि हर दायरे में इस वक्त मोहसिन नकवी साहब ही अहम एक किरदार अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, पर आपने अच्छे लफ्ज इस्तेमाल किया कि हर दायरे में मोहसिन नकवी साहब का किरदार है, और अगर ये दायरा फैलता है, बढ़ता है, तो उसमें भी फिर मोहसिन नकवी साहब ही का जो नाम है, और उस दायरे में कौन होगा और कौन नहीं होगा, ये भी मतलब है उसके ऊपर आप। So आमिर साहब, should the government be worried? नून लीग को परेशान होना चाहिए इससे? मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल परेशान होना चाहिए, उसकी पूरी क़यादत को परेशान होना चाहिए, क्योंकि वो लोग इरेलेवेंट हो गए। और आप ये देखें ना कि वो सिर्फ नुमाइश के लिए हैं। और पहले भी एक ज़माने में हमारे यहाँ अरसे से कहा जाता था कि जी मगरबी ममालिक के जो सफारतकार थे वो कहते थे हम ऑप्टिक्स के लिए जो है सिविलियन क़यादत से मिलते हैं, और जब हमें रियल बिजनेस करना होता है हम कहीं और करते हैं। उससे उनकी बात होती थी पिंडी। और तो अब ये बात आज भी दुरुस्त है, लेकिन अब ये भी हो गया है कि अलॉन्ग विद पिंडी, जहाँ पे सारा आप देखा कि कितना हमारे फील्ड मार्शल साहब माशाल्लाह कितने मुतहर्रिक हैं हर महाज के ऊपर, वो भी उसी तरह, लेकिन एक एक्सटेंशन में फिर मोहसिन नकवी साहब भी आ गए। और मोहसिन नकवी साहब जो है मतलब है वो नून लीग की तो नुमाइंदगी नहीं कर रहे, और नून लीग के अंदर हमें पता है कि उसके अंदर जो है बहुत सारे लोगों में किस किस्म के ख्यालात उनके हवाले से हैं, वो कोई पर्दे में जो है वो बात नहीं है। तो अब जो लोग मजाक भी कहते हैं और संजीदगी से भी कहते हैं कि उनका जो दायरा है मोहसिन नकवी साहब का वो फैलेगा, और वो कितना फैलता है उसको क्या रोक पाएंगे नून लीग के लोग जो हैं या उनके जो मुखालफीन है, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है जनाब। बट आमिर साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त अपनी वो जो डिमांड्स हैं वो अभी तक मीट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर उनका इलाज मौलजी के हवाले से और जो ज़ाती मौलजीन है उनकी एक्सेस के हवाले से, फैमिली की मुलाकात के हवाले से, वो ताहाल अपनी जगह पे वो तमाम टारगेट जो है वो मौजूद हैं। क्यों आपको लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ही के थ्रू कुछ ना कुछ ये निगोसिएशन इस तरफ भी जा सकती है कि जहाँ पर इनके लिए कोई एक स्पेस क्रिएट हो सके? ये पहली बात ये कि अपनी तमाम तर मकबूलियत के बावजूद जो है पीटीआई लेवरेज नहीं कर पा रही उस चीज को, और इनका मोमेंटम नहीं बन पा रहा, और एक तासुर इनके हमायतियों को भी मिलता है और इनके मुखालफिन को तो पता ही है कि ये लोग जो है कंफ्यूजन का शिकार हैं। तो एक तो ये बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मोहसिन नकवी के जरिए रास्ता नहीं निकलेगा, असल रास्ता निकलेगा इनके अपने जोरे बाजू पे, कि ये लोग कितना हुकूमत पर और सेटअप पे दबाव डालने में कामयाब होते हैं। फिलहाल जो है दबाव नहीं डाल पा रहे। जो कुछ भी हुकूमत पे जो दबाव है वो उनकी अपनी जो उनकी समझे कि खराब कारकर्दगी है उसका है। वो तो बल्कि आपको याद होगा आमिर साहब, परवेज रशीद साहब ने कहा था हुकूमत को तो ऑपोजिशन ने फ्री हैंड दिया हुआ है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। बट मैं पंजोता साहब की तरफ यही बात लेके जाना चाहूंगी। पंजोता साहब, आप आमिर ज़िया साहब की गुफ्तगू सुने थे, उन्होंने कहा कि आपने जो कुछ मनवाना है अपने लिए वो जोर बाजू जो है वो मनवाना है। तो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर मैंने बताया आपको कि रजीम चेंज के बाद लोग निकले, लेकिन हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि गिरफ्तारियां, छापे, मामलात, लोगों के घरों में चादर दीवारी का तकद्दुस पामाल, मुकदमात, और यहाँ तक ये कि लोगों के ऊपर गोलियां तक चलाई गई। अब देखें ना, एक तरफ नहती अवाम है पाकिस्तान की, दूसरी तरफ बंदूक है। आप दें ना फिर इजाजत अवाम को भी कि आप भी बंदूक उठा सकते हैं, फिर देखते हैं कि कितने बंदूक वाले आगे खड़े होते हैं। हम कोई पावर या किसी जगह पर थोड़ा सा भी करें तो ज़ाहिर बात है हमारे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात, हमने बगावत कर दी, हमने मुल्क के खिलाफ साजिश कर दी, और कई लोग हमारे मिलिट्री से कितने लोग सजा याफ्ता हुए, आज तक उनको अपील का हक नहीं मिला। हसन न्याजी, हैदर मजीद और कितने लोग थे जो पाबंद सलासल हुए। हैदर मजीद की हद तक तो हो गया, लेकिन हसन न्याजी दीगर लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 45 दिन के अंदर अपील का हक देना है, वो क्यों नहीं दिया गया? इसी तरह शाह महमूद कुरैशी हैं, एजाज चौधरी और कितने लोग हैं, उनकी जमानतें नहीं हो पा रही। इमरान खान साहब के ऊपर कितने मुकदमात हैं। तो मामला ये है कि कानून नहीं है। ऑपोजिशन का वो जो एक जो जोश और एक वलवला होता था, और जो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी वो पीटीआई की क़यादत से जरूर ये सवाल करते हैं और हक बजाने पे, जब वो कहते हैं कि हमने वोट दिया इमरान खान साहब के नाम पे, तो आप लोग वो रोल क्यों नहीं प्ले कर पा रहे? देखिए, जो आपने निशानदेही की है ना कि इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, तो ट्रंप राजी तो फिर सारे राजी। ये ट्रंप और मौजूदा जो सेटअप सारा है, एक बुनियादी इंसानी हुकूक की जितनी खिलाफ वर्जियां हुई हैं, कोई इंटरनेशनल इदारे ने आके कोई इसके ऊपर रोल अदा किया है, तो लिहाजा ये समझते हैं कि हम राजी हैं, बाहर मामलात से हमारे सेट हैं, लोगों पर जो मर्जी है हम करते रहे, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अदरवाइज देखे ना, लोग निकलते हैं, या ऑप्शन होता है आपके पास अदालत का, या ऑप्शन होता है आपके ऊपर सड़कों का। तो क्या दोनों को हमने अवेल नहीं किया? 28वीं आईनी तरमीम की भी बड़ी बाज़गश्त है, वो भी अल्टीमेटली जब वो लेकर आना चाहेगी वो पास भी करवा लेगी, नंबर्स भी उससे हो जाएंगे, सब अग्री कर जाएंगे, और फिर इकोनॉमिक जो एक इम्पैक्ट अवाम बेयर कर रही है। अभी बजट भी आना है आमिर साहब। देखिए, बहुत सारे मतलब एक गुंजलक किस्म की सूरत हाल है,
اور اس میں جو بھی ہمارے دوست پنچوتا صاحب فرما رہے تھے، بالکل ہمیں ان کی مشکلات کا اندازہ ہے، لیکن جو قیادت ہوتی ہے وہ مشکل راہ میں جو ہے، مشکل حالات میں اپنے لیے راستہ نکالتی ہے. انہوں نے ہمیشہ ایک کسی سیاسی اس نے کہا تھا نا، سیاستدان نے، کہ جی اگر ایک کرائسس ہے تو آئی سی این اپارچونٹی. جتنا بڑا بحران ہوتا ہے اتنے ہی بڑے مواقع بھی ہوتے ہیں. بالکل. اور یقیناً لوگ جو تحریک انصاف کی حمایتی ہیں وہ حق بجانے میں یہ سوال کرنے میں، پھر ایک جو ان کا خواہش ہے کہ ہم ایک بہت بڑا مظاہرہ کریں گے اور اس کے نتیجے میں حکومت گر پڑے گی، تو ایسا نہیں ہوتا. سیاسی عمل میں آپ چھوٹے چھوٹے مظاہرے کرتے، مومنٹم رکھتے ہیں، آپ فٹس اینڈ سٹارٹ میں نہیں چلاتے کبھی بھی تحریک. تو یہ لوگ جو ہے فٹس اینڈ سٹارٹ میں کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے، نکلتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر سستاتے ہیں. اس وقت تک جو کچھ انہوں نے قربانی دی ہوتی ہے وہ بھی زیرو ہو جاتی ہے اور پھر پھنس جاتے ہیں. 2.5 لاکھ پاکستانی ملک سے باہر چلے گئے. بات کی کہ حکومت نے پڑھے لکھے پاکستان پہ جو ہے اعلان جنگ کیا ہوا اس کے خلاف. وہ چاہے پیکا کے قوانین ہوں، چاہے وہ ہماری معاشی پالیسیز ہوں، چاہے ہمارے ٹیکس کی پالیسیز ہوں، اس کا جو سب سے نشانہ لوگ بن رہے ہیں، محنت کے شوام بن رہے ہیں، متوسط طبقے کے افراد بن رہے ہیں، پروفیشنل بن رہے ہیں. اور وہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ پرجوتا صاحب نے درست کہا، کہ ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے اور ان کو بالکل دیوار میں دھکیلا نہیں گیا، بلکہ دیوار میں چن دینے کی تیاری ہو گئی ہے. اب جو بجٹ کی بات ہو رہی ہے اس میں حکومت جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے اپنے خرچوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کی بات نہیں کرتی. وہ ایک مری ہوئی معیشت میں سے مزید ٹیکس کیسے نکالا جائے، بالکل آخری کیسے نچوڑی جائے خون کی، اس کے اوپر ان کی جو ہے کنسنٹریشن ہے. ان کے اپنے حکمراں اشرافیہ کے پرکس اینڈ پریویلیجز بڑھ رہے ہیں. ان کا آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ ہو، پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ ہو، وزیر اعلیٰ کا خرچہ ہو، ایم پی ایز، ایم این ایز کے، سینیٹرز کے خرچے ہوں، اس میں تو اضافہ ہو رہا ہے. بیوروکریسی کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں آ رہی ہیں. اگر آپ ایک غریب ملک کے نمائندے ہیں، غریب ملک کے افسر ہیں، تو پھر بھائی ان کی طرح چلے بھی. جب بچے آپ کے اسکول میں نہیں جا رہے، سٹنٹڈ گروتھ ہو رہی ہے، تو آپ کی کیا ناک کٹتی کہ آپ چھوٹی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا ناک کٹتی کہ آپ جناب مطلب ہے کہ ضروری ہے کہ آپ ہر وقت سوٹ اور بوٹ میں رہیں؟ تو سمبولک چیزیں ہیں، لیکن یہ بھی نہیں یہ لوگ کر پا رہے. اور عامر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے ہی وزیر خزانہ کے ترجمان نے، مشیر نے بلکہ، خرم شہزاد صاحب نے یہ ضرور کہا تھا کہ جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ جو رکھے ہوئے ہیں ان کو پیٹرول کی قیمتوں کا جو اضافہ ہے اس کا امپیکٹ وہ بیئر کر رہے ہیں. ہم بائک والوں کو تو سبسڈی دے رہے ہیں، ان کو سپورٹ فراہم کریں. بٹ شمائلہ صاحبہ ہیز جوائنڈ اس. شمائلہ صاحبہ السلام علیکم، بہت شکریہ. شمائلہ صاحبہ، ابھی ڈسکشن میں، گفتگو میں ہم بات کر رہے تھے، محسن نقوی صاحب کافی متحرک نظر آ رہے ہیں، وزیر داخلہ، اینڈ نیچرلی ہی ڈز ناٹ ریپرزینٹ یور پارٹی. وہ تہران کی ایپیسوڈ ہو، اس میں ایک بڑا پیوٹل کردار جو پوری میسیجنگ میں ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ، اس میں محسن نقوی صاحب بڑے پیش پیش نظر آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے بالا وہ جس طرح سے مذاکرات ہو رہے ہیں یا ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں وہ بہت آگے آگے نظر آ رہے ہیں. سو یور گورنمنٹ، شمائلہ صاحبہ، از نو ویئر. پریشانی کا باعث جو ہے، عامر ضیاء صاحب بھی گفتگو میں شامل ہیں، پینل میں موجود ہیں، انہوں نے کہا آپ کی حکومت کے لیے بالکل پریشانی کا باعث ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس وقت کہیں نہیں نظر آ رہی ہے، خاموش ہے، انوالو نہیں ہے ان امور میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علینا، آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیے، یہ ان کا خیال ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے عوام کا یہ خیال یا میرا یہ خیال نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. آپ نے دیکھا چائنا میں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب گئے، وہ بھی مسلم لیگ نون کے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے جو ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور وزیر خارجہ ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، وہ بھی آپ کو موجود وہاں نظر آ رہے ہیں چائنا میں. اور اس سے پہلے جو ہے وہ تہران میں تو وزیر داخلہ ہی صرف گئے تھے، 2 وزٹس. ایران کا بھی وزٹ جو ہے وہ کر چکے ہیں، اور فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بھی اپنی جو کاوشیں کر رہے ہیں اور ان کی کاوشیں رنگ لے کر آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی. تو تمام سیاسی اور عسکری اور جو پاکستان کی سلامتی کے لیے جو معاملات ہیں ان میں ہم سب ایک پیج پہ ہیں. سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد جو ہے وہ نظریات اور اپنی جماعتیں اور ان کا موقف ہے. دوسری بات آپ سے میں یہ کہوں کہ آپ نے تو پوری دنیا جو ہے اس وقت پاکستان کی موطرف ہے. پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں، ہمارے وزیر اعظم ہیں، وہ امن کے دائی بن کر جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے، ہم نے یہ باور کرایا ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ زبان زد عام ہے کہ ہم نے آج پاکستان جو ہے وہ بڑے فیصلہ
سازوں کے فیصلے کر رہے ہیں. شمیہ صاحبہ وہ بات بالکل درست ہے, پوری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے, لیکن اس کو ہم اپنے ملک میں کیسے ٹرانسلیٹ کر پا رہے ہیں؟ جو اکنامکلی اس وقت لوگوں کی کنڈیشنز ہے, آپ ایک مشکل ترین بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں, 5واں بجٹ جو کہ آپ کی حکومت کا ہوگا. شہباز شریف صاحب کو تو بھٹو صاحب کے بعد یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ وہ 5 تواتر کے ساتھ بجٹ پیش کر رہے ہیں, لیکن عام آدمی کی جو حالت زار ہے اس وقت, جو پیٹرولیم کی لیوی کی مد میں آپ صرف 2,725 ارب روپے آپ 2 سال میں وصول کر چکے ہیں, مزید پیٹرول کی قیمتیں جس اس وقت لیول پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں, عام آدمی کو تو ریلیف نہیں دے پا رہے آپ. دیکھیں علینا, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کشیدگی اور خطے کی کشیدہ صورتحال تھی, اس میں آپ نے دیکھا کہ اس کی جو تپش اور شعلے ہیں وہ پوری دنیا میں محسوس کیے گئے ہیں. آج امن کے لیے ہم لوگ جو سر توڑ کوشش کر رہے ہیں, اس کی بیسک وجہ بھی یہی ہے کہ اگر وہاں پر امن ہوگا اور سلامتی ہوگی خطے میں, تو اس کے اثرات پاکستان میں بھی آئیں گے, چاہے وہ پازیٹیو ہوں یا نیگیٹو ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں جو قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا, تو وہ صورتحال میں حکومت کی کوئی نااہلی یا نالائکی نہیں تھی, وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اپسیٹ ہوا. ان ممالک میں بھی تیل کی جو ہے وہ پرائس بڑی تھی, اضافہ ہوا, جو اس کے خود پیداوار ہیں. ڈسکشن میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہے.